बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, 9 मई केस उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई और 77 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। अदालत के अंदर और बाहर भी सिक्योरिटी सख्त रखी गई और इसमें अगर दीगर नाम शामिल किए जाएं, जिसपे अहमद चट्टा साहब का नाम शामिल किया जाता है और इसमें अली हैदर साहब, राय हसन नवाज साहब और दीगर लोग फैसलाबाद से, और उनमें बिलखुसूस साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी अफजल साई साहब, उनके साहबजादे जो हैं जुनेद अफजल साई, और साबिक सूबाई वजीर जो रह चुके अली अफजल साई साहब उनके भाई हैं और अभी वो करंट कौमी असम्बली मेंबर भी है, और उनके छोटे भाई जुनेद अफजल साई, उनको भी 3 साल कैद की सजा इस पर सुनाई गई है। और इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को बिलखसूस इस पे निशाना बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से आज मियांवाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस जो है उसमें पीटीआई के 50 रहनुमाओं और कारकुनान को इश्तिहारी करार दिया गया है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया है। मोहम्मद इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। 50 रहनुमाओं और कारकुन इश्तिहारी करार दिए गए और अदालत की जानिब से डीपीओ मियांवाली को 1 माह के अंदर अहमद खान बचर, अहमद चट्टा और बिलाल अजाज समेत तमाम 50 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी सामने आ चुका है। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे, अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैक्स आयद कर दिया है। अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20% और तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का मामला और भारत का उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारत ने अमेरिका से F-35 तैयारे ना खरीदने का फैसला किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को मतला किया कि वो अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 सैटेलाइट जो लड़ाका तैयारे हैं वो नहीं खरीदेगा। इसको ज़ेर बहस आएंगे। हमें इस पे बिलखुसूस ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुनेद अफजल साई साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने कीमती वक्त दिया। साई साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, चूंकि आप भी 9 मई के इन केसेस में आपका नाम रहा, अली अफजल साई साहब का नाम रहा और आपको 3 साल की कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। तो आप इन 9 मई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इन अदालती फैसलों को आप किस तरीके से देखते हैं? हमजा साहब, आप लोगों ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। फर्स्टली अदालती फैसला पता नहीं किस टाइम पे इन्होंने लिख लिया हुआ था, सिर्फ अनाउंसमेंट की देर थी। प्रोसीजर तो कोई अडॉप्ट नहीं किया गया। जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनको टोटली इग्नोर करके, मतलब इसमें कोई एक ऐसा विटनेस नहीं है। एटीसी कोर्ट के अंदर कैमरास मौजूद है, जिस दिन भी इसको इंक्वायर करना चाहें तो इसका रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। द जज वाज नॉट प्रेजेंट जिस टाइम पे स्टेटमेंट्स हुए हैं विटनेसेस के। किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जज साहब मौजूद नहीं है अदालत के अंदर। ये सारी चीजें कमरा अदालत में जज साहब की मौजूदगी में होने वाली थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा इसमें इशू है, मैं 2-3 केसेस फैसलाबाद के हवाले से जरा बता देता हूँ, उससे मेरा ख्याल है जरा क्लैरिटी आ जाएगी व्यूअर्स को आपके। एक केस है 9 मई का ही 835/23, उसके अंदर हमारे एक एमपी हैं ख्याल अहमद कास्त्रो साहब। वो उस दिन सुबह 10 बजे अरेस्ट हो जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर रोजनामचे में एंट्री कर दी जाती है कि ही हैज बीन अरेस्टेड, और वो वहां पे नजरबंद होते हैं। और रात को 10 बजे के वकूए के अंदर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। जो कंप्लेनेंट है SHO, वो लिखता है कि इन्होंने फलानी बस चलाई, पुलिस वैन को आग लगाई, ये किया, लीड किया उस तहरीक अब इससे ज्यादा को जी उस 12 घंटे बाद वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है और आप FIR में उसको नॉमिनेट कर रहे हैं।
अब अगर एफआईआर में से एक बंदे का भी जो कंप्लेनेंट है उसने इस तरीके का नाजायज उसको इम्प्लीकेट किया है, तो क्या पूरा केस आप समझते हैं कि वो जायज बना होगा? बाकी लोगों को इस तरीके से इम्प्लीकेट नहीं किया गया, ये तो एक बंदे की बिल्कुल क्लियर शहादत मौजूद है ना। इसी तरीके से आप आ जाए 832, जो आप मेरी और अली अफजल साई साहब की बात कर रहे थे। अब 832/23 जो है उसके अंदर ना मैं एफआईआर में नॉमिनेटेड हूँ, ना मुझे किसी तरतीब बयान में जो सब्सिक्वेंट जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनकी, उसके अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी मुझे नॉमिनेट नहीं किया पुलिस के किसी ऑफिशियल ने। उसके बाद मेरे एक जानने वाले वकील हैं, मेरे बड़े अच्छे सपोर्टर हैं हल्के के, उनसे राब्ता किया जाता है एक अफसर की तरफ से और फरमाइश की जाती है कि जी इतने पैसे दे दें अदरवाइज आपको इम्प्लीकेट कर देंगे इस केस में। ठीक है, वहां से जब क्लियरली रिफ्यूज किया जाता तो उन्होंने कहा जी देख लें तमाम पीटीए वालों का होना है तो आपका भी हो जाएगा। मैं कहा जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, कोई इशू नहीं है। अब जब तरतीबें बयान में भी नहीं आता, मैं एफआईआर में भी नहीं आता, तो एक को एक्यूज से स्टेटमेंट जो है वो लिखवा के बताया जाता है कि जी उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। कोई एक्यूज की स्टेटमेंट जो पुलिस के पास है उसकी कोई सेंटिटी, कोई लीगल वैल्यू नहीं है कानून की नजर में। उसके बाद पूरे ट्रायल के अंदर दे डिडंट प्रोड्यूस अ सिंगल विटनेस जो मेरे पे इन्होंने फर्ज जुर्म आयद की उसके मुताबिक किसी बंदे ने कोई एविडेंस दिया हो। कोई एक चीज नहीं है उसके अंदर। उसके बाद अगला काम ये करते हैं कि जब फैसला आता है तो फैसले के अंदर, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह चल रही है पीडीएम 2, तो इन्होंने फैसला किया हुआ कि पीडीए को बाहर करना, तो उसके अंदर जो है मुझे भी सजा दी जाती है 3 साल की एक ऑफेंस के अंदर और 1 साल की एक ऑफेंस के अंदर, जो कि कमिट नहीं हुआ, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। और जो मैंने आपको पहले गुजारिश की कि जी इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई, विटनेस स्टेटमेंट्स वाली है दूसरी, उसके अंदर जो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट था वो हमने एक्सरसाइज करने की कोशिश की। 2 गवाहों की हद तक उन्हें हमें अलाउ किया, बाकी तो रात 2-2 बजे तक बंद कमरों के अंदर पता नहीं क्या अदालत लगाई जाती रही है। उसके अंदर भी जो हमारे आर्गुमेंट्स थे, जिसको टोटली इनका अपना जो डीएसपी था हु वाज हेडिंग दी जेआईटी, उसने बिल्कुल एडमिट किया कि जिस दिन मेरी ये जून 2023 के अंदर बेल होती है, उसके अंदर कोर्ट उसके जो एविडेंस था उसको उस वक्त निगेट कर देती है। वो कहती है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, इसकी इन्वॉल्वमेंट आप प्रूव नहीं कर सकते, इस एविडेंस से इस वजह से बेल दी जा रही है। उससे पूछा जाता है कि जी उसके बाद आज लगभग 2 साल मुकम्मल होने को हैं, क्या आपने कोई फर्दर एविडेंस कलेक्ट किया है? वो फरमाते हैं नहीं किया। उन्हें कहते हैं कि जी जो प्लेस ऑफ अक्रंस है उसकी प्रेजेंस के अंदर आप कोई विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सके, कोई एविडेंस है आपके पास? वो कहता है जी नहीं है। अब वो सारी शहादत जो है वो मेरी फेवर में जाती थी। इस जजमेंट को जब मैंने पढ़ा तो माशाल्लाह उसके अंदर उसका जिक्र ही नहीं है। उसके बाद जो मेरी 342 की अपनी स्टेटमेंट है वो भी इनकॉर्पोरेट नहीं की गई इसी जजमेंट के अंदर। इसी जजमेंट के अंदर जो है जो मेरे लॉयर ने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स किए उनका भी कोई हवाला नहीं दिया जाता। एक पुलिस वाला जो है वो फरमाता है कि जी जो इनकी विटनेस की स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे सीरियस कंसर्न इस वजह से हैं कि हमारे किसी एक मुल्जिम को किसी एक डॉक्यूमेंट की आज के दिन तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। डिस्पाइट माय सेवरल एफर्ट्स, मैंने कहा कि मैं 342 का स्टेटमेंट तब दूंगा जब आप मुझे वो कम से कम विटनेस के स्टेटमेंट्स दे देना जो आप लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज दे दें, बिकॉज मुझे शक है कि आप बाद में चेंज करते रहेंगे। तो वो स्टेटमेंट देने की बजाय उसमें मुझे सिर्फ इन्होंने जब क्वेश्चन दिया फॉर 342 तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट थी उसकी कि मैंने फलां बंदों को जो है वहां पे नारे लगाते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देखा, और जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसका जिक्र नहीं है कि वहां पे ये गए या वहां पे कुछ हुआ। उसकी एक्सटेंट तक भी मैंने बताया कि ये वो मौसूफ है जो पैसे मांग रहे थे, लेकिन चलें इसको भी आप लिख लें मेरी कंटेंशंस को। और ये मौसूफ जो फरमा रहे हैं कि जी मुझे वहां पे देखा गया है, उसकी कोई एक तस्वीर होगी यार, कोई वीडियो होगी, अगर मैंने कोई नारा लगाया है, कोई तकरीर की है, उसकी कोई वीडियो कोई ऑडियो अगर नहीं है, हेट स्पीच का मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो उसके कोई ट्रांसक्रिप्ट ही लें, तो उसमें से कोई चीज नहीं दी गई।
लेकिन सही साहब एक्चुअली 9 मई वाले दिन जिस दिन का ये वकूआ है, जिस दिन का ये जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया और आपको इस पे जो है वो सजा भी सुना दी गई, उस दिन आप कहां पे थे एग्जैक्टली? सर मैं फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में होना तो जुर्म नहीं है ना। प्लेस ऑफ अकरेंसेस ISI का दफ्तर, एग्जैक्टली, जहां पे ये वकूआ होता, उसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वहां पे साफी हजरात भी मौजूद है। वहां पे इंडिविजुअल्स डिफरेंट जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं, नंबर तो शायद इससे ज्यादा होगा लोगों का, लेकिन जो ये क्लेम करते हैं जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है, किसी एक के मोबाइल में तस्वीर दिखा दी। जितने पुलिस वाले थे उनसे सवाल पूछा गया, शिबली फराज साहब हो या फिर जरदाज गुल साहबा हो या फिर उमर अयूब साहब हो, वो तो फैसलाबाद से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है, फैसलाबाद की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनको वहां पे रखा जा रहा है तो फिर आप तो फैसलाबाद से उनकी मौजूदगी नहीं है ना। नहीं सर, उनकी मौजूदगी उनकी भी नहीं है ना। उनको आप डाल रहे हैं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इख्तियार की गई सो कॉल्ड शावरत में, उसके अंदर जी, अब उसका जो गवाह है उसका तो लाहौर के अंदर ही कटा चटा खुल गया कि वो मौसूफ तो उस दिन ना ड्यूटी में थे रोजनामचे के मुताबिक, ना जमान पाक उनको भेजा गया, और माशाल्लाह उनकी आप सेहत देखें तो मेरे से कम 3 गुना है। मैं तो उस दिन जब वो विटनेस स्टेटमेंट के लिए आया तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार अब रिटायर हो गया, अब तो सच बोल रहे हैं। और सर वहां पे मैंने कहा टेबल जो जज वाला टेबल है इसके नीचे ही घुस के दिखा दे, उसके नीचे भी नहीं वो घुस सकता। फवाद चौधरी साहब का उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने अपने जो तमाम तर चीजें थी, एविडेंसेस वो प्रोवाइड किए और उनको भी फिर उनका नाम निकालना पड़ा। और फवाद चौधरी साहब अगर वहां पे नहीं थे और वो जो वहां पे आई विटनेस खुद को शो कर रहे हैं, वो वहां पे झूठे साबित होते हैं, फवाद चौधरी साहब का नाम निकाल दिया जाता है। सो इट्स मीन कि वो तमाम तर गवाहियां जो हैं वो भी शक व शुबहात उस पे पैदा हो जाते हैं। सर सारी गवाहियां ही झूठी होगी ना। जब आप 10 बंदों को नॉमिनेट कर रहे हैं कि मैंने इनको वहां पे देखा है, और आप उनमें से 2 बंदों को छोड़ देते हैं, बाद में तफ्तीश के अंदर प्रूव करते हैं कि जी ये वहां पे मौजूद नहीं थे, तो हम कैसे रिलाई कर सकते हैं उस एविडेंस के ऊपर, उस झूठे आदमी के बयान के ऊपर जो कहता है कि जी 8 मौजूद थे। इसी तरह चक्री वाला है, उसके अंदर अंसर हल साहब को बाकियों को उन्होंने डाला कि जी यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई। उसके अंदर भी जो एविडेंस देने वाले मौसूफ है, एक्स ऑफिशियल है पुलिस के, वो भाईजान रिटायर हो गए हैं। उनका अभी दूर दूर तक किसी कुएं से ताल्लुक नहीं, किसी बंदे को फिजिकली जानते नहीं है। मतलब मैं आपको सबसे मजे की बात बताता हूँ कि JIT के हेड से लेके आपका जो इस पे कंप्लेनेंट है वो और बाकी बंदों से जब पूछा गया कि यार जिन जिन बंदों को आपने नॉमिनेट किया है, आप कहते हैं कि मैंने इनको देखा है, बंदे आपके सामने लाए, पहचान लेंगे, उसने कहा जी मैं किसी को नहीं पहचान सकता। आप मुझे बताएं कि वो एक बंदा किसी को जानता पहचानता ही नहीं है तो कैसे वो नॉमिनेट कर सकता है कि जी कौन सा बंदा कौन था वहां। ऑलराइट साहिब साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सारा झूठ और फैब्रिकेटेड स्टोरी है। ऑलराइट साहिब साहब, आपका मौक़िफ़ है। मैं बाजवा साहब की तरफ जाऊंगा, वापस आपकी तरफ आता हूं। बाजवा साहब किस तरह से देखते हैं जुनैद अफजल साई साहब जो है वो खुद इसमें उनको जो है वो सजा 3 साल एक में और 1 साल एक में दे दी गई है, और वो एविडेंस मांग रहे हैं कि कोई एक एविडेंस, कोई पिक्चर, कोई कुछ भी प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसके हवाले से कोई चीजें सामने नहीं आ रही हैं। आप माहिर कानून भी हैं, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं। और दूसरा ये कि सियासी बुनियादों पर इस तरह के मुकदमात का इंदराज जो है वो कहीं पे घुटने टेकने में सदेबाब हो सकता है। What do you think? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। पहली बात तो ये है कि बड़ी मुझे खुशी हुई कि जुनैद अफजल साई जो है ये चुने अफजल साई साहब के बेटे हैं, और अफजल साई साहब मेरे कोलीग रहे हैं, और मैं तकरीबन रोजाना 1-2 प्रोग्राम करता हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जुनैद की तरह बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग भी माशाल्लाह PTI में मौजूद हैं। बहरहाल इट्स वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा रवैया है, बड़ी खूबसूरत बातें की आपने, उनका जवाब मैं लहजा से दूंगा। पहली बात यह है सर कि जो बात इन्होंने फरमाई कि कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, पहली बात यह है कि कोई फोटो या कोई मूवी एडमिसिबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। कोई आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई जो मर्जी मूवी बना के देते हैं और वो एडमिसिबल हो, ऐसी नहीं है। वो एक सिस्टम है
उसके जरिए आपने खुद, अगर आपके पास थी ऐसी कोई वीडियो, तो आपको चाहिए था कि आप फ्रांजिक करवा के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते और वो उसको फाइल का मिसल का हिस्सा बनाते। वो भी उन्होंने बताया कि तमाम चीजें वो भी उसमें एड अप नहीं की गई, जो मैंने भी बयानात दिए, जो मेरे मैं अर्ज करता हूं, मैं सब बातों का जवाब दूंगा टर्न बाय टर्न। श्योर। बात यह है सर कि जो बातें की बेजाहिर तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बात की, मसलन इन्होंने कहा कि जिस दिन एविडेंस रिकॉर्ड हुई उस दिन फादर जज साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर इन्होंने एक सीनियर काउंसिल एंगेज किए होंगे जो उनकी तरफ से वकील होंगे और वो इनका मुकदमा लड़ रहे होंगे। कैसे मुमकिन है कि जज साहब वहां पे ना हों और इनके वकील क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें या एग्जामिनेशन इन चीफ होने दें? यह मुमकिन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो ये सारी बातें सफाई मिसल पे मौजूद होंगी, जज साहब ने लिखवाई होंगी जो जो सवाल इन्होंने किए और उनके जो जो जवाब आए। तीसरी बात यह है कि एक सेक्शन है 265 के कि अगर इनका नाम एफआईआर में नहीं है जी, अगर इनका नाम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नहीं है, जिसको ततिमा बयान कहते हैं, उसमें नहीं है, या इनके खिलाफ कोई एडमिसिबल एविडेंस मौजूद नहीं है, तो मैं ये समझता हूं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता, इनके खिलाफ फर्दे जुर्म आयद नहीं की जा सकती। क्या इनके फादल वकील साहब ने, लिख लें सर, जुनैद साहब लिख लें, क्या उन्होंने किसी स्टेज पे 265 के की सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दी थी? अगर नहीं दी तो इसका मतलब है कि आपकी बातें साबित नहीं होती। तीसरी बात और आखिरी जो बात मैं करता हूं कि ये कहते हैं कि मेरी फलानी जो बातें हमने की हैं जज ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखी। देखें, जज साहब ने आपके आर्गुमेंट सुनने होते हैं। जज साहब कोई पाबंद नहीं है कि हर किसी के आर्गुमेंट्स को जजमेंट में इंसर्ट करें। वो इंसर्ट करने के पाबंद नहीं है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। तीसरी बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है सर कि जो 3 साल की सजा है ये इट शुड बी कंसिडर्ड एज बेलेबल। ये जेल नहीं जा सकते, ये जेल नहीं इनको को लेके जा सकता। ये सवाल भी मैं साई साहब से पूछूंगा कि आप इतने खुशकिस्मत कैसे हो गए कि आप पे बेलेबल पनिशमेंट आती है और दूसरों को 25-25, 10-10 साल आती है, तो ये सवाल भी मैं उनसे करूंगा। आप अपना मौके पूरा कि इमीडिएटली मेरी बात सुन लें, ये इमीडिएटली अपने फादर काउंसिल से राब्ता करें, अपने बेल बांड दें और अपीलेट कोर्ट में जाकर अपील कर दें। ये तो जेल ही नहीं जा सकते सर। और आखिरी बात चेयरमैन बानी पीटीआई, उनकी जुबान सूखती थी। वो कहते थे भाई आपके पास अगर कोई है तो आप जाए अदालत में जाके अपना आप साबित करें। अगर आपके पास कोई इल्जाम है तो भाई हमें क्यों आते हैं, जाओ अदालत में जाके साबित करो। इनको चाहिए था कि ये ट्रायल कोर्ट में हर चीज साबित करते। अगर ये साबित नहीं कर सके फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, तो इनको चाहिए था कि ये फौरी तौर पे अपीलेट कोर्ट में जाए और रिलीफ ले दे। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी बातें दुरुस्त हैं, ही शुड बी उसमें एक्विटेड, ही शुड बी एक्विटेड। बाजवा साहब, ये बातें आपने जो बताई हैं, ये बातें आपने हल बता दिए, कवानीन के मुताबिक आपने चीजें बता दी और आईनो कानून क्या कहता है वो चीजें आपने सामने रखी हैं। अगर दूसरी जानिब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सही साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा बाजवा साहब से इनका मौके पूरा कर लूं। बाजवा साहब, ख्याल अहमद कास्तरू साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, इन्हीं केसेस में मुलविस और उस पे जो शाहिद और गवाह जो है वो झूठा साबित होता है, और अगर उसको इसी केस से रिलेट करके देखा जाए देन व्हाट यू विल से, तो फिर ये कहीं पे जो है वो कोताही है। मैं हम्बली बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि हर केस में हर मुलजम का अपना अपना रोल होता है।
जो कंप्लेनेंट उसको रोल एट्रीब्यूट करता है, उस कंप्लेनेंट को उस मुल्ज़िम के खिलाफ जो रोल उसने एट्रीब्यूट किया, उसने उसकी उस इल्जाम की हद तक उसने अपनी एविडेंस देनी होती है। हो सकता है, मैंने तो उनका रीड आउट नहीं किया, हो सकता है कि उन्होंने इन जो ख्याल अहमद कासिम है या वो फवाद चौधरी साहब है, उनके खिलाफ वो जुर्म साबित ना कर सके हो और दूसरे मुल्ज़िमान के खिलाफ वो जुर्म साबित कर सके हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ जो वो वाजिद साहब इल्जामात की बुनियाद पर मुकदमे का इंदराज हो जाता है, FIR हो जाती है। मैं जाके आप पे कोई इल्जाम आयद करूं और FIR करवा सकता हूं? जी देखें सर, मैं कहता हूं CRPC की 154 एक सेक्शन है, दफा 154, वो आपको, मुझे, जुनैद साहब को, हर बंदे को ये इख्तियार देती है कि वो थाने में जाए, मुतलका थाने में जिसकी हदूद में कोई जुर्म सरजद हुआ है, वहां पे जाके वो वर्बली उनको अपना बयान दे दे, वो उसका बयान लिखने के पाबंद है। बयान लिख सकते हैं, FIR जो है वो FIR दर्ज नहीं करते, बयान लिख लेते हैं। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, उसके लिए एक अमेंडमेंट आ चुकी है CRPC में, उसको कहते हैं 22A 22B, उसमें एक नई ये सेक्शन इंसर्ट हुई है। एक हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किए गए हैं कि अगर किसी का कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस दर्ज नहीं करती मुकदमा, तो जस्टिस ऑफ पीस को इख्तियार हासिल है और आपको और मुझे ये हक हासिल है कि हम जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं, कहें कि ये एप्लीकेशन हमने दिया है, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करते। सर आपका मौके पा गया। ओके बाजवा साहब। जी साई साहब, आप एड अप करना चाह रहे थे सर? जी, इसमें दो तीन चीजें जिस तरह बाजवा साहब ने बताई है ना, मेरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज को अपने मान के मुताबिक कह सकते हैं कि ये अदालत ने इंसाफ किया है या अदालतों में इस टाइम पे इंसाफ हो रहा है, जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। मैं आपको काफी बंदों के नाम दे सकता हूं जिनको इक्विट किया गया। अब अगर इनको इक्विट किया जा रहा है उसी केस के अंदर और दे वर नॉमिनेटेड इन द FIR या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, तो मेरी उसमें गुजारिश सिर्फ ये है कि जिस बंदे ने, जिस कंप्लेनेंट ने उनको नॉमिनेट किया है, वो अगर अपना केस नहीं प्रूव कर सका तो वो बाकियों की एक्सटेंट तक उसकी गवाही को आप समझेंगे कि जी सच्ची है। जिस तरह भी आपने सवाल किया बाजवा साहब से कि बंदा जाके FIR करवा सकता है, बिल्कुल ठीक है, बट उसके बाद सर ट्रायल के अंदर या इन्वेस्टिगेशन में ही हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के इस बंदे का ये रोल था। ठीक है, मैं आपको गुजारिश अपनी एक्सटेंट पे कर रहा हूं कि 43 विटनेसेस में से एक विटनेस भी मेरे अगेंस्ट कोई चीज प्रूव नहीं कर सका, और ये दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। एक मौसूफ ने, जिनका मैंने पैसों वाला जिक्र किया, वो फरमाते हैं कि जी मैं वहां पे था और मैं नारे लगा रहा था। वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ये जो रिड्यूस सेंटेंस वाला है, वो उसमें ऐसे कि ही एडमिटेड इन द कोर्ट कि आई वाज नॉट एट ISI ऑफिस। अब जो चीज तोड़ फोड़ जो कुछ भी हुआ वो अलेजली ये क्लेम करते हैं ISI ऑफिस के बाहर हुआ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो हुआ कुछ नहीं, अगर उसकी बात मान भी लें। अब चक्कर ये है कि आपने अगर सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, बंदों को ग्रिल करना है, तो केस ही ठीक बना ले यार। किसी केस में मतलब हम कौन सा फरिश्ते हैं, किसी न किसी केस में बुक हो सकते हैं, तो सजा ही देनी है और हमें असेंबली से बाहर निकालना मकसूद है, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कम से कम लोगों का एतबार अदलिया के ऊपर से ना उठने दें, लोगों को इस अदलिया से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो रहने दें, लोग इस अदालत के ऊपर इत्मीनान करके अपने केस को जाके प्लीड कर सकें। अब IO जो है वो आपका, या जो आपका JIT का हेड है या आपका जो कंप्लेनेंट है FIR का, वो जिक्र ही नहीं करता एक बंदे का।
और 43 बंदे झूठे हैं, एक बंदा सच्चा है, उसी वही उन शहादतों के मुताबिक उसके मुताबिक आप एक बंदे को बुक कर सकते हैं। सही साहब, जिस तरह से मैं खुद कानून का तालिब इल्म बाजवा साहब से यही चीज समझना चाह रहा हूं कि आपके 43 विटनेसेस एक साइड पे और एक बंदा उन पे बारी है, वो बैठ के जो क्लेम कर रहा है वो सच्चा है। सही साहब, एक चीज और की शहादत गलत है, नॉट जस्ट टू बाय एक्सटेंट। मेरी गुजारिश सुन लें साहब, अगर मेरी एक्सटेंट तक 43 बंदों की शहादत झूठी थी, एक बंदे की सच्ची थी, तो उन 43 बंदों ने जिनके खिलाफ बाकी शहादतें दी है वो भी तो गलत होगी, वो भी गलत हो सकते हैं। बाकियों को बरी करे, मुझे तो सजाए मौत दे दे, मुझे कोई इतराज नहीं। सर, ये आप शफकत क्यों इस तरह से, इसमें फिर ये तमाम जो वजूहात हैं, जो वजूहात आप बयान कर रहे हैं, इसी बिना पर फिर आपको जो है वो 3 साल इसमें अवेलेबल पनिशमेंट मिली है और दूसरों को 10-10 साल। सर इसमें मैं दो गुजारिशात कर। जी, पहली चीज तो ये है, इसमें 1 सेकंड की नहीं बनती सजा। मेरा केस जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो किसी एंगल से प्रूव नहीं होता तो ये बनती नहीं थी। अगली चीज आ जाए आप, जो बाजवा साहब फरमा रहे थे, बाजवा साहब जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का और सीआरपीसी का जिक्र कर रहे थे। ये स्पेशल लॉ है, इसके अंदर 25D बार करती है, बेशक 2 साल वाली भी वो सजा दे दें जज साहब, तो इसके अंदर अपील विदाउट अरेस्ट हो नहीं सकती, और इसके अंदर सस्पेंशन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है इसका सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 अगर पढ़ेंगे, मतलब उसमें हमें एटीए के अंदर लेके जाने का पर्पज ये है कि अगर किसी के खिलाफ कुछ भी ना हो तो मिनिमम सेंटेंस 2 साल का आप दे सकते हैं। सेंटेंस ऐसा दे कि बंदा बाहर ना निकल सके, कल को सेंटेंस सस्पेंड ना हो सके, बेल ना मिल सके उसका, और ये कैटेगोरिकल लिखा हुआ। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, जो बेल का किसी ने क्लेम करना है या उसको मिलना है। आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इन सर्कमस्टांसेस में हमें मिल सकता है जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, जो अदलिया के साथ। अगर आपको रिलीफ मिलना होता जब आपका नाम जो है वो FIR में नहीं है, जब आपका कहीं पे भी वो एविडेंस पेश नहीं कर पाए, तो फिर रिलीफ तो वहां भी मिल सकता था अगर आपको देना होता। सही साहब, माजी का थोड़ा सा, माजी के तारीखी पलड़े अगर जाने जाए, राना सनाउल्लाह साहब पे केस हुआ था ANF में, उस केस को आप इससे थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि वो केस इसी तरह से आईन और कानून के मुताबिक और दिल पे हाथ रखने वाली बात आपने की, तो राना सनाउल्लाह साहब पे भी वो केस जेन्युइन था? सर, मैं आपको गुजारिश करता हूं, जो एलिगेशन लगा, मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, मेरी उनके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है कि मैंने उनको फेवर देनी थी, बट आई वाज द वन, जिस बंदे ने बात की मैंने उसे कहा कि यार सारा कुछ वो बंदा कर सकता है, ये ड्रग चार्ज नहीं हो सकता उसके ऊपर सजा, ठीक है। अब उसमें मेरी गुजारिश क्या है, मैं इस सारे केस को, ट्रायल को फेस किस लिए कर रहा हूं? इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, मैं भी जो है बाहर चला जाता या भाग जाता, ट्रायल फेस ना करता। मैं इस ट्रायल को फेस इसलिए कर रहा हूं कि आई वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट। जिन लोगों ने गलत एविडेंस दी, इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो मैं उनको हर फोरम के ऊपर खींचूंगा, ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो तो हो गया, आने वाली नस्लें जो हैं वो इस चीज को याद रखें और इन लोगों को शर्म आए आगे फ्यूचर में किसी और बेगुनाह को इस तरीके से टांगते हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब वाला आपने रिलेट कर दिया, बड़ा अच्छा किया है, बट हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि जिस टाइम पे हमारे साथ विक्टिमाइजेशन होती है उस टाइम पे तो हम रो लेते हैं, लेकिन जिस टाइम पे इक्तदार आता है तो फिर हम इसी काम को खुद शुरू कर भूल जाते हैं माजी की चीजें। अब राना सनाउल्लाह साहब इक्तदार में बैठे हुए थे, वो तमाम हजरात जिन्होंने उनके ऊपर FIR दी थी, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लग जाता ना। ANF के प्रोसिक्यूटर से लेके जितने लोगों ने शहादतें दी उनके खिलाफ झूठी, जो कुछ हुआ उस सारे के अंदर वो सारे लोग जिंदा हैं भाई, मर तो नहीं गए। हमने कब्रों से तो हिसाब नहीं करना, जाके उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशंस दें, उन लोगों को इंक्वायर करवाएं, उन लोगों को सेंटेंस करवाएं। और अगर वो ये कह दें अगर वो ये कह दें शहरियार आफरीदी साहब के अहकामात की रोशनी में तमाम चीजें की, देन व्हाट? भाई शहरियार अफरीदी छोड़ के मैं कहता हूं मेरे वालिद पे इल्जाम लगा दें, उनको करें या ट्राई।
प्रूव करे ना कि उसने किया है। शरियार अफरीदी कंप्लेनेंट है, शरियार अफरीदी ने बरामदगी कराई है, शरियार अफरीदी ने कोई जाके विटनेस स्टेटमेंट दी है। शरियार अफरीदी का उसमें डालना है तो डाले, लेकिन प्रूव करें कि उसका इन्वॉल्वमेंट किधर है। लेकिन जिस आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया उसको पकड़े। ठीक, आपको मैं मजे की बात बताता हूँ ना, सनाउल्लाह साहब वाला केस जो है उसके अंदर हुआ क्या था अल्टीमेट। सनाउल्लाह साहब के अंदर जब उनको पकड़ा गया तो उनकी जो रिकवरी का मेमो तैयार होना था, वहां पे जो कॉर्डियल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, लीगैलिटीज पूरी करनी थी, एएनएफ ने वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई थी और कागज भर दिए गए थे एग्जैक्टली हमारे केसेस की तरह। तो अल्टीमेटली उनको रिलीफ किस बात पे मिला, सिर्फ और सिर्फ जो ये कह रहे हैं ना जी एडमिसिबल नहीं है कोर्ट के अंदर वीडियो एविडेंस या कुछ और। भाई आपने बैठ के कंक्रीट एविडेंस देना है। अगर आपके पास किसी भी सूरत में हो तो कोर्ट का माइंड क्लियर हो जाता है। कोर्ट के अंदर वहां पे प्रूफ किस तरह हुआ, प्रूफ इस तरह हुआ सनाउल्लाह साहब का केस कि आपने राबी वाला। बाजवा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, साई साहब को अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, कर लेने दें। मैं आपकी तरफ बाजवा साहब, और जो आवाज डबल होके आ रही है जी, ये चेक करिएगा पैनल से काइंडली। जी साई साहब कंटिन्यू करिएगा। जो सर जो वहां पे कैमरा लगा हुआ था इनका रावी टोल प्लाजे पे, और जो इनका जो है कनाल व्यू के बाहर कनाल रोड के ऊपर कैमरा लगा हुआ था सेफ सिटी का, वहां से अगर आप आते हैं द स्पीड लिमिट इज 70 से ऊपर आप वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, लीगली बाउंड है। लेकिन चले एएनएफ वाले थे, सरकारी गाड़ियां थी, उन्होंने बहुत तेज भी भगाई हो। अगर वो वहां पे सारी करते तो इट वुड हैव टेकन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। वो कैमरे का जब एविडेंस प्रोड्यूस किया गया तो पता लगा कि ये तो 12 मिनट में वहां पे पहुंच गया था। तो इसका मतलब है कि उस बंदे को वहां से आपने पकड़ा और पकड़ के आप सीधा वहां पे लेके जिस जगह पे उसकी तफ्तीश करनी थी, दरमियान में जहां पे आपने बरामदगी डाली उस बंदे के ऊपर, वहां पे तो आप रुके ही नहीं। अगर रुके वो फॉर्मेलिटी पूरी करते तो वो कैमरों का जो टाइम था वो बता देता सच आपको। ठीक, अब बैठ के हम यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलना शुरू कर दें कि जी मैं इतनी देर जेल में रहा, मेरे साथ ये जुल्म होता रहा, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, आज आप तो भी गलत हुई ठीक करें और अभी ऐसी चीजें हो रही हैं तो ट्राई करवाएं। उन बंदों के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे, उनको सजाएं दिलवाएं ताकि आप इस चीज से और के साथ ना हो। सही साहब आप इस चीज से अग्री करते हैं? अगर माजी में ऐसी चीजें हुई तो वो भी काबिल मजम्मत हैं और गलत है, जमहूरी इक़्तिदार या जमहूरी रवायात मनाफी हैं। की पूरे केस की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, इसी वजह से किया है। तो गलत समझता हूं जी बाजवा साहब, किसी के साथ भी हो, बाजवा साहब साथ हुआ है, अल्लाह उसको जब मौका दे तो उसको एहतसाब करना चाहिए, दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए, चीजों को ठीक करना चाहिए। बाजवा साहब आइन और कानून और तमाम चीजें वापस आ रही है, उसको ठीक करें। जी बाजवा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर इको डबल हो रही है, मुझे रिपीटेड की आवाज आ रही है। अच्छा चले मैं बात करता हूं। जी बाजवा साहब, बाजवा साहब एक आइन और कानून के मुताबिक चीजें सामने आई, दूसरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम आप पे आ रहा है। तो अगर माजी में चीजें गलत हुई, गैर जमहूरी रवायात जो हैं वो बरकरार रही, तो अब बरसरे इक़्तिदार तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको जरूर ये ज़ेरे गौर लाना चाहिए कि हम इस दुरुस्तगी की तरफ लेकर। नहीं सर नहीं, ऐसी ये बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, देखें जब 9 मई का वाकया हुआ, आपके चैनल ने, जियो ने, दुनिया ने, एक्सप्रेस ने, पूरे पाकिस्तान के चैनल ने लाइव फिल्में वहां से दिखाई, लाइव शो दिखाए। क्या आप इस बात से डिनाई करते हैं? नहीं, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता सर। जिन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो कहां गए? परवेज खट्टर साहब मुशीर बना दिए गए, क्यों बना दिए गए? सर मेरी अर्ज तो सुन ले, मैं उसकी तरफ भी आता हूं जी। अच्छा, अब अगर इनके पास ये आर्गुमेंट्स हैं तो आम पब्लिक के लिए तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन किसी वकील के लिए या किसी जज के लिए या कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के लिए इनके आर्गुमेंट्स हैविंग नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अब मैं बात करता हूं, ये जजेस की बात करते हैं, बात शुरू हुई थी जब
नाज़रीन, आसिफ बाजवा साहब और जुनैद अफजल शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और जुनैद अफजल शाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें 9 मई के हवाले से जुनैद अफजल शाही जो है उनको भी 3 साल कैद की सजा सुना दी गई और उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मेरा नाम जो है वो FIR में शामिल नहीं था, उसके बावजूद मेरे खिलाफ 43 लोगों की गवाही जो है वो गलत साबित हुई और वो गवाही नहीं दे पाए। एक शख्स की गवाही की बिना पर मुझे 3 साल के कैद की सजा सुना दी गई और एक मुकदमे में 1 साल की सजा सुनाई गई। उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मैंने तमाम तर चीजें अपने एंड पर जो है वो पेश करने की कोशिश की और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी भी किस्म की कोई फुटेज, कोई पिक्चर, कोई तस्वीर कहीं जो ISI ऑफिस है वहां की है तो वो जरूर पेश की जाए, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे। लेकिन उसके बावजूद मेरे से पैसों का मुतालबा किया जाता रहा और उससे डिनाई करने पर जो है मुझे 3 साल की कैद सुनाई गई है और मैं इसको चैलेंज करूंगा और हर प्लेटफॉर्म पे जो मैं इसको जरूर लेकर चलूंगा। आसिफ बाजवा साहब माहिर कानून भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है और उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो आईनो कानून के पहलू हैं, अगर इनका नाम FIR में नहीं था देन इनको यह सजा नहीं हो सकती थी। राना सनाउल्लाह साहब के केस के हवाले से हमने इस पर तज़किरा किया। माजी में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ANF की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब पे जो है वो केस फाइल किया गया। उसको जुनैद अफजल शाही साहब ने जो है वो गलत कहा और अभी भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि वो गलत हैं। अगर माजी में गलतियां हुई हैं तो उसको दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।